बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। अलीगढ़ में शराब पीने से मौत का हाहाकार मच गया है। अब अपडेट यह है कि शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 से 5 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं और शराब से मौतों के बाद जिला प्रशासन एक्शन में है, जैसा कि शराब कांड होने के बाद ही एक्शन में होता है। एडीएम को जांच अधिकारी बनाकर गांव भेजा गया है। जिस दुकान से शराब खरीदी गई उसे सील किया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच ये की जाएगी कि शराब की दुकान में क्या नकली शराब तो नहीं बेची जा रही थी, इस बात को लेकर भी आशंकाएं हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आबकारी विभाग सोता रहता है? क्या वक्त दर वक्त इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि शराब की दुकानों की जांच की जाए? आखिर मौत के बाद ही ये हाकिम क्यों जागते हैं? शराब पीने से अब तक 7 लोगों की अलीगढ़ में मौत हो गई है। 4 से 5 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2 गाँव के लोग हैं और ये दोनों ही दुकानें जो हैं एक ही ठेकेदार की हैं। एडीएम को जांच अधिकारी बनाकर भेजा गया है, एडीएम राजस्व को, और सीएमओ का कहना है कि 14 महीने से अलीगढ़ में वो तैनात हैं और इन 14 महीनों में ये पहला कांड हुआ है शराब वाला। हालांकि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बड़ा सधा और सरकारी बयान दिया कि ओवरडोज भी हो सकती है और बाद में रिपोर्ट भी ओवरडोज की बन जाए, तो इस पर हैरान मत होइए। यहाँ ठेका है शराब का, 2-3 दिन से यहाँ ऐसी शराब बिक रही है जिससे पी के लोग बीमार हुए हैं। यहाँ कई डेथ है गई, पड़ोस के गांव में है गई, लोग अंधे है रहे, मर रहे हैं। 10 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। 4-5 प्लांट के ड्राइवर खत्म है गए, 3 या गांव में मौत है गई, 10 लोग हॉस्पिटल में। तो ये सब मेरे बड़े भाई थे और दारू पी करके इनको इनकी डेथ हुई है। कितने लोगों की डेथ हुई है गांव में? करीबन 3 लोगों की, 4-5 लोग घायल तरीके में प्लांट पे, और कुछ प्लांट के ड्राइवर हैं। कैसे मौत हुई? दारू से, जहरीली दारू। दारू पी के खत्म है गए। कितने लोग खत्म हुए हैं? यहाँ तो क्या हुआ है? कितने? 7। जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत बताई जा रही है। क्या है? 19 नहीं है भाई, कहाँ किसने बता दिया आपको 19? ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया। नहीं, प्रधान के कहने से थोड़ी पुष्टि होती है। इसमें हमें जो जानकारी मिली है कि करसुआ के पास एक ठेका है गैस प्लांट के सामने, वहाँ से कुछ 2 ड्राइवर और गांव के 3 लोग के शराब पीने से, ठेके से जो खरीद के लाए उसके पीने से मरने की खबर है। यहाँ अंडला हम लोग आए हुए हैं, अंडला में भी एक आदमी की डेथ है और उसकी भी पुष्टि नहीं है कि वो शराब पीने से है। बाकी 3 डेथ इनके यहाँ कल परसों में हुई हैं, उसको इससे जोड़ा जा रहा है। उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। उसका भी पोस्टमार्टम हो रहा है, तो पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा कि शराब पीने से हुआ। टोटल कितनी डेथ है? टोटल हमारे जो संज्ञान में है 5 और एक उस गाँव में 6 और एक 7 जो यहाँ बताया जा रहा है। 7 है, जिसमें अभी 2 की पुष्टि बिना पोस्टमार्टम के नहीं हो सकती है। तो देखिए, खेल शुरू हो चुका है और डीएम के बयान में ये खेल दिख रहा है। पहली बात तो ये कि जब 19 मौतों का सवाल पूछा गया तो डीएम झल्ला गए। उनका कहना है कि ग्राम प्रधान आखिर होता कौन है पुष्टि करने वाला? ग्राम प्रधान ही होता है डीएम साहब पुष्टि करने वाला, क्योंकि गांव वही चलाता है। दूसरी झल्लाहट ये कि जब उनसे पूछा गया कुछ और मौतें, तो वो कह रहे हैं कि उसकी वजह कुछ और हो सकती है। खेल यहीं से शुरू होता है। मौतों के तरीके बदल दिए जाते हैं, मौत का कारण बदल दिया जाता है और जिस तरीके से डीएम सवालों पर झल्ला रहे हैं उससे मामला और संदिग्ध होता हुआ दिख रहा है। और हमारे साथ प्रदीप जुड़ गए। प्रदीप, ये अलीगढ़ के डीएम जो बौखला रहे हैं सवालों को लेकर, मामला कहीं ज्यादा है क्या? 7 से ज्यादा मौतों की जानकारी है क्या, जिस वजह से अब हाथ पैर फूल रहे हैं सबके? व्हाट्सएप की मैसेज आ रहे हैं। तो प्रदीप से संपर्क करेंगे। प्रदीप, सुन पा रहे हैं क्या आप? तो 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। शराब का कहर अलीगढ़ में टूटा है। 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 2 की हालत नाजुक बनी है और प्रशासन उसी ढर्रे पर चल रहा है कि जब मौत हो जाए तो फिर गांव की तरफ भागो, मौतों में संभावनाएं ढूंढो कि क्या उसे शराब के बिना मौत बताया जा सकता है। और डीएम ने साफ तौर से बोल भी दिया कि कुछ मौतें हुई हैं जिसमें 2-3 दिन से लोग बीमार थे, देखा जाएगा कि शराब उन्होंने पिया था या नहीं पिया था। तो मतलब कुल मिलाकर पूरब से लेकर पश्चिम तक शराब से मौत के बाद जो तमाशे होते हैं सरकारी, वो शुरू हो गए। और डीएम ने क्या कहा है सुनवाते हैं एक बार फिर से आप।
क्या है? 19 नहीं है भाई, कहाँ किसने बता दिया आपको 19? ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया। नहीं, प्रधान के कहने से थोड़ी पुष्टि होती है। इसमें हमें जो जानकारी मिली है कि करसुआ के पास एक ठेका है गैस प्लांट के सामने, वहाँ से कुछ 2 ड्राइवर और गांव के 3 लोग के शराब पीने से, ठेके से जो खरीद के लाए उसके पीने से मरने की खबर है। और यहाँ अंडला हम लोग आए हुए हैं, अंडला में भी एक आदमी की डेथ है और उसकी भी पुष्टि नहीं है कि वो शराब पीने से है। बाकी 3 डेथ इनके यहाँ कल परसों में हुई हैं, उसको इससे जोड़ा जा रहा है, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। उसका भी पोस्टमार्टम हो रहा है, तो पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा कि शराब पीने से। टोटल कितनी डेथ है? टोटल हमारे जो संज्ञान में है 5 और एक उस गाँव में 6 और एक 7 जो यहाँ बताया जा रहा है। 7 है, जिसमें अभी 2 की पुष्टि बिना पोस्टमार्टम के नहीं हो सकती है। और प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि 7 तो प्रशासनिक पुष्टि है, आशंकाएं किस चीज को लेकर हैं? क्योंकि डीएम की जो बौखलाहट है वो आशंकाएं पैदा करती है, डीएम बौखला भी रहे हैं सवालों पर, और ये भी संभावना ढूंढी जाने लगी है कि मौत कहीं किसी और वजह से तो नहीं हो गई। बिल्कुल, देखिए, जब हमारी ये लोधा थाना क्षेत्र गांव करसुआ के लोगों की मौत हुई है, अभी जो डीएम ने कंफर्म किया, उसके अलावा 2 लोग बाहर के हैं। एक उनमें से गौतम बुद्ध नगर का है और दूसरा मथुरा का बताया जा रहा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि प्लांट है सामने, इंडियन का गैस प्लांट है। यहाँ से जो ड्राइवर आते हैं, देखिए ट्रक वगैरह जो खड़े हुए हैं, यहाँ से ड्राइवर आते हैं और ये शराब वहाँ से इस ठेके से ली गई थी, ये शराब। और यहाँ जिसकी वजह से करीब 7 लोग डीएम ने पुष्टि की, उनकी मौत हो चुकी है। और डीएम ने बताया कि इस पूरे मामले की हमने जांच सौंप दी। हालांकि डीएम ने एक बात जरूर कही कि हो सकता है कि कुछ मौतें अलग वजह से हुई है, उनकी जांच की जा रही है। लेकिन प्रदीप, यही तो खेल होता है, शराब से जब मौतें हो जाती हैं, यही खेल तो प्रशासन करता है कि बता दो कि वो शराब से मरे ही नहीं। तो वो नौटंकी शुरू हो गई क्या अलीगढ़ में? बिल्कुल, देखिए, जहाँ जब ये बात आती है, जब शराब से मौतें होती है, तो प्रशासन उसको लीपापोती में लग जाता है। ये जब सुनी जब उठता है, जब या जो भी आपका विभाग है उसकी क्यों नहीं उनको सूचना होती कि इस तरह की शराब बिक रही है। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, सारे के सारे अधिकारी दौड़े चले आए, पहले क्यों नहीं इस बात की जांच की गई? और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अभी ये कहना था कि इसमें मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है, हालांकि वो अभी अस्पताल में भर्ती, हम अभी डीएम। बिल्कुल प्रदीप, एक सवाल और भी है, जिस ठेकेदार की ये दोनों दुकानें हैं वो कहाँ है? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है कि प्रशासन ने वो दुकान को सीज कर दिया। ये वही रास्ता है जो दुकान के लिए जाता है, वही रास्ता है जो गांव है। तो यहाँ से ये शराब खरीदी गई थी। हालांकि अभी दुकान को सीज कर दिया गया, लेकिन प्रशासनिक स्तर से बातें आई है सामने कि अभी पूरे मामले पर आगे कितनी मौतें हुई है और कितनी इसमें जो लापरवाही मानी जा रही है। जी, क्या प्रदीप, ठेकेदार के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि उसको ढूंढा जा रहा है, नहीं ढूंढा जा रहा है, या सामने आ चुका है कोई जानकारी उसको लेकर? देखिए, ठेकेदार को लेकर कोई जानकारी, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानकारी मिली है कि दुकान को सीज कर दिया गया है। पूरे मामले पर अभी जो अधिकारी है, जिले के आला अधिकारी है, वो पूरे मामले पर जांच कर रहे हैं। सभी लोग अंदर मौजूद हैं इस गांव में। बिल्कुल प्रदीप, बने रहिए हमारे साथ। और एक और बड़ी खबर है, अलीगढ़ में शराब से मौत के मामले पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। आबकारी और गृह विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया है। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर सरकारी ठेके से शराब गई है तो ठेका सीज किया जाएगा। लेकिन सवाल सीधा सा है कि जब प्रयागराज में भी यही घटना हुई थी, तो ये घटना की पुनरावृत्ति क्यों हुई? आखिर जो बड़े बड़े अफसर लखनऊ में आबकारी विभाग के बैठे हैं, वो काम करते हैं या फिर सोते हैं? आखिर इन अफसरों को मौतों से फर्क क्यों नहीं पड़ता है? लेकिन बड़ी खबर यह है कि सीएम को फर्क पड़ता है। सीएम ने अधिकारियों को तलब किया है। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए, ब्यूरो चीफ। वीरेश जी, सवाल यही है कि जो आशंका अलीगढ़ में आ रही है कि सरकारी जो शराब की दुकान थी, ठेका था, उससे ये जहरीली शराब बेची गई, यही कांड तो प्रयागराज में भी हुआ था। अफसरों को मौत से फर्क क्यों नहीं पड़ता है? देखिए, फर्क मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पड़ता है और यही वजह है कि खबर आने के साथ ही अलीगढ़ शराब मामले में मुख्यमंत्री बेहद सख्त हैं। और जो सोर्सेज से जानकारी है, आबकारी और गृह विभाग के अधिकारियों को उन्होंने तलब किया है। अब क्या है शब्द देखिए, मुख्यमंत्री ने आबकारी और गृह विभाग के अधिकारियों को बड़ी नाराजगी में तलब किया है। आज उनसे हिसाब किताब जरूर करेंगे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर सरकारी ठेके से शराब ली गई है तो ठेके को सीज किया जाए और दोषियों पर एनएसए लगेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया है गृह विभाग के अधिकारियों को कि जो भी दोषी होंगे, चाहे वो कितने भी रसूखदार होंगे, उनके ऊपर एनएसए लगाया जाएगा, रासुका लगाया जाएगा।
दोषियों की संपत्ति जब्त कर नीलामी की जाएगी और उससे मृतकों के परिजनों की क्षतिपूर्ति की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन सवाल वीरेश जी एक उठता है कि दोषियों पर तो एनएसए लगा देंगे, लेकिन जब जिला प्रशासन और आबकारी विभाग की बात आती है तब निपटता है बाबू, तब निपटता है कांस्टेबल, तो इस सख्ती से कोई फायदा तो हो नहीं पाता है। देखिए अवधेश, जो सोर्सेज से बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि मुख्यमंत्री कोरोना काल को लेकर बहुत परेशान है और साथ ही साथ ये जो घटना है इसको लेकर बहुत दुखी है और आज वो हिसाब किताब बहुत बड़े लेवल पर करने जा रहे हैं। आबकारी विभाग और गृह विभाग के अधिकारियों को उन्होंने तलब किया है। इससे पहले जो भी घटनाएं होती रही हैं, मुख्यमंत्री के निर्देश पर एनएसए लगाया जाता रहा है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पहली बार हम कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में इतना ज्यादा गंभीर है। जो जानकारी आ रही है आबकारी और गृह विभाग के बड़े आला अधिकारियों को, अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को उन्होंने तलब किया है। बिल्कुल, और तलब किया भी जाना चाहिए, हिसाब होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आतंक मचा हुआ है शराब माफिया का प्रदेश में, उसमें बेमौत लोग मारे जा रहे हैं। शुक्रिया वीरेश जी आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और प्रदीप आपका भी बहुत शुक्रिया, नजरें बनाए रखिएगा, आपके पास भी आएंगे। बाराबंकी से बड़ी खबर है, मुख्तार फर्जी एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन मामले में बड़ी खबर है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से पूछताछ हुई और एसआईटी टीम ने मुख्तार से बांदा जाकर जेल में पूछताछ की। पूछताछ में मुख्तार अंसारी ने कहा कि पुलिस एम्बुलेंस लाती थी, बाराबंकी में फर्जी अभिलेखों के आधार पर रजिस्टर हुई थी एम्बुलेंस, और इसी मामले में एसआईटी टीम ने मुख्तार से बांदा जेल में जाकर पूछताछ की, जिसमें महत्वपूर्ण चीजें सामने आई हैं। सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, इस पूरे मामले में नया अपडेट क्या है? देखिए, बांदा जेल में जो है मुख्तार अंसारी इसमें बंद है और बाराबंकी की जो है एसआईटी की टीम बांदा गई थी और पूछताछ लगभग जो है 2 घंटे की पूछताछ जो है मुख्तार अंसारी से की है। विवेचना कर जो भी अधिकारी थे संबंधित, तो उनसे कुछ जानकारी मुझे मिली है और जैसा कि अभी जो है कुछ और भी अहम जानकारी अभी आने के बाद हो सकता है कि पुलिस अधीक्षक बाराबंकी इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, लेकिन जो शुरुआती दौर पर जो है पूछताछ में मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी पुलिस को जो बयान दिया है उससे साफ जाहिर होता है कि मुख्तार अंसारी कहीं ना कहीं अपने आप को बचाते हुए जो है ये पूरा मामला पुलिस को जो है छोड़ रहा है। और सीधा सीधा सवाल यही है कि मुख्तार अंसारी ने इस मामले में कई जानकारी तो दी है, लेकिन पुलिस इस चीज को सार्वजनिक अभी नहीं, क्योंकि वो पुलिस का कहना है कि वो विवेचना उसका पार्ट है। और जो है कुछ जो जानकारी मिली है कि मुख्तार अंसारी से पूछताछ में उसने यही बताया है कि उसके लिए जो एम्बुलेंस उपलब्ध होती तो वो पुलिस उपलब्ध करवाती थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, लेकिन बाराबंकी में कुछ ऐसे भी लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया है जो एम्बुलेंस प्रकरण से संबंधित है और जल्द ही कहीं ना कहीं उन लोगों का भी नाम अभी सामने आने की बात जो है पुलिस कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया सतीश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो फर्जी एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन के मामले में ये बातें सामने आई हैं। बड़ी खबर है कि एसआईटी की टीम बांदा जेल पहुंची और मुख्तार अंसारी से पूछताछ की गई। और बात कोरोना की करते हैं। एक तरफ संक्रमण केस कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में अभी भी कोरोना का टीका लेने से लोग डर रहे हैं। कासगंज से बड़ी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम जब वैक्सीनेशन के लिए पहुंची तो लोग टीका लगवाने की बजाय भागते दिखे। पटियाली तहसीलदार और नायब तहसीलदार राजस्व टीम और स्वास्थ्य विभाग के साथ 2 गाड़ियां लेकर गांव में पहुंचे, लेकिन आप देखिए कैसे ये जो बुजुर्ग हैं ये भाग रहे हैं, इनको बार बार पकड़ा जा रहा है, बार बार भाग रहे हैं। और ये केवल एक तस्वीर है, बानगी है केवल। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भागते हुए दिखे, चीखते चिल्लाते दिखे। इस दौरान 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए पटियाली सीएचसी भेजा गया, लेकिन कई लोग यहां से भाग निकले, जबकि कई स्वास्थ्य विभाग की टीम के लोगों से अपना हाथ छुड़ाकर भाग गए। हालांकि कुछ लोगों को दौड़ा कर पकड़ा भी गया, जबकि कई फरार हो गए, जिसके बाद प्रशासनिक टीम नाराज थी। लेकिन ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। तो जो लोग इस तरीके से डर रहे हैं, जो लोग भाग रहे हैं, आप ये समझ जाइए कि आप वैक्सीन से नहीं अपनी जिंदगी से दूर भाग रहे हैं। वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है, सुरक्षित है और यही एकमात्र उपाय कोरोना से बचने का। आप देखिए किस तरीके से बुजुर्ग हैं जो भाग रहे हैं। 3 लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं है। तो ये डर खतरनाक है। कोरोना से डरिए लेकिन वैक्सीन से डरेंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि अगर कोरोना हो जाता है और जो दूसरी लहर जो आई है इसमें आप मौत की स्थितियां देख रहे हैं कि इसमें अगर एक बार फंस गए तो कितना मुश्किल हो जाता है। और बड़ी खबर प्रयागराज से है। फिर से कब्र से चुनरी और लकड़ियां हटाई गई। श्रृंगवेरपुर के बाद अब फाफा मऊ घाट की सैकड़ों कब्रों से
चुनरियां गायब हैं। फाफा मऊ घाट की सैकड़ों कब्रों से लकड़ियां हटा दी गईं। चुनरी और लकड़ियों की जगह इकट्ठा करके उनको जलाया भी गया। पुलिस के पहरे और एसडीआरएफ की निगरानी के बावजूद कब्रों से चुनरी गायब होने पर सवाल उठते हैं। मामले में जिम्मेदार अफसर फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। फाफा मऊ में भी घाट से गंगा किनारे तक जाने वाले रास्ते से लोहे की चकट प्लेट हटा दी गई है। तो आखिर कौन है प्रयागराज के चुनरी चोर, ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं कि एसडीआरएफ गंगा के किनारे तैनात है, पुलिस बल गंगा के किनारे तैनात है, लेकिन ये पूरा अमला इतना अंधा है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन चुनरी उठा ले जाता है, कौन लकड़ियां उठा ले जाता है, और उठाता ही नहीं, लकड़ियों को इकट्ठा करके जला भी देता है। तो ये है प्रयागराज प्रशासन की करतूत, जो बेशर्मी की सारी हदों को पार कर रही है। संगम नगरी प्रयागराज में श्रृंगवेरपुर के बाद अब गंगा किनारे के दूसरे घाटों पर भी दफनाए गए शवों की कब्रों से चुनरी, रामनामी दुपट्टे और लकड़ियां हटाई जाने लगी हैं। हालांकि ये काम कौन कर रहा है फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन सवालों के घेरे में सरकारी अमला भी है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में फाफा मऊ घाट पर। शहर से ठीक सटा हुआ ये शमशान घाट है और आप जो सामने पुल देख रहे हैं, पुल के ठीक नीचे दाह संस्कार होता था, लेकिन पिछले अप्रैल और मई महीने में यहाँ बहुत बड़ी संख्या में शवों को दफनाया गया। शवों को इतनी बड़ी तादाद में दफनाया गया कि ये शमशान घाट कब्रिस्तान में तब्दील होता नजर आने लगा था। 2 दिन पहले हमने ये तस्वीर दिखाई थी कि श्रृंगवेरपुर घाट पर कुछ लोग जो कब्रें बनाई गई हैं उन पर से चुनरी, लकड़ियां, रामनामी दुपट्टे हटा रहे हैं, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। तो जिस तरीके की तस्वीरें श्रृंगवेरपुर से सामने आई थी, ठीक उसी तरीके की तस्वीरें आपको यहां फाफा मऊ घाट पर भी देखने को मिल जाएंगी। बड़ी संख्या में यहां पर कब्रें हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1/3 से ज्यादा कब्रों पर से चुनरियां हटा दी गई हैं, रामनामी दुपट्टे हटा दिए गए हैं, जो बांस की लकड़ियां लगाई गई थी उन लकड़ियों को हटा दिया गया है। ये तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से जली हुई लकड़ियां बांस की वो पड़ी हुई हैं, और ठीक सामने देखिए जो रामनामी दुपट्टे या चुनरी, चादर जो भी कह लिया जाए, कफन कह लिया जाए, उन्हें सबको जलाया गया है। यानी किसी ने साजिशन चुनरियों को, लकड़ियों को निकाला है और निकालने के बाद यहाँ इस तरीके से जला दिया है। और सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर ये सब कौन कर रहा है और सरकारी अमला क्या कर रहा है। श्रृंगवेरपुर के मामले में तो जांच कमेटी गठित कर दी गई है, कमेटी ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन क्या फाफा मऊ के मामले में भी ऐसा हो गया? क्या ये सच सामने आएगा कि आखिर कब्रों से कफन कौन चुरा रहा है, कब्रों से चुनरी और रामनामी दुपट्टे कौन हटा रहा है, कौन बांस की लकड़ियां हटा रहा है, उन्हें जला रहा है, और इसके पीछे उसकी क्या मंशा है, ये भी साफ होना ही चाहिए। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, फाफा मऊ घाट, प्रयागराज। तो यहां पर मंशा को समझना बहुत जरूरी है, और मंशा को आप समझिए। कोरोना का काल है, कोई भी सामान्य आदमी बाहर निकलने से डर रहा है, कम से कम श्मशान घाट पर तो नहीं जाएगा। पहली तस्वीर श्रृंगवेरपुर घाट की, दूसरी तस्वीर फाफा मऊ घाट की। आम आदमी जो भी है कोरोना के काल में कम से कम चुनरी लेने क्या, कब्रों से तो हालांकि किसी का इतना ईमान डोल नहीं सकता कि वो कब्र की कफन या चुनरी चुरा ले, लेकिन कोरोना काल में तो कम से कम कोई नहीं जाएगा। तो सवाल ये है कि आखिर कौन प्रयागराज में कफनों की चोरी कर रहा है, और जो लोग जांच कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल उन्हीं पर है कि जब एसडीआरएफ तैनात है, पुलिस तैनात है, तो उनकी आंखों के सामने चोरी कैसे हो सकती है? कहीं ये मिली भगत का खेल तो नहीं है? वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में यास का अलर्ट आज भी जारी है। आज भी पूर्वांचल के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है, और वाराणसी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। कल भी यहां बारिश हुई थी, वहीं से लेकर प्रशासनिक तौर पर टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। तो आज भी रुक रुक कर वाराणसी में बारिश हो रही है, और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। का अलर्ट जारी है। आज भी पूर्वांचल के कई जिलों में भारी बारिश के साथ आंधी और इसके साथ ही बिजली कड़कने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिए हैं। किसी को भी दिक्कत हो तो प्रशासन के टोल फ्री नंबर पर फोन करें और तत्काल मदद पहुंचाई जाएगी। इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं और बनारस का हाल आपको दिखाएंगे। बनारस में यहाँ पर बारिश और इसके साथ ही लोग परेशान हाल आपको दिखाई देंगे। आसमान में काले बादल हैं, हवाएं चल रही हैं और रुक रुक कर बारिश होती हुई नजर आ रही है।
बनारस के साथ अगर बात करें तो बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, चंदौली, भदोही और इसके साथ ही मिर्जापुर, सोनभद्र, हर ओर बारिश का अलर्ट है। लोग सावधान हैं। प्रशासनिक टीम लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, उनसे ये अपील कर रही है कि पुराने मकान में हैं तो उस मकान को छोड़कर कहीं और जाएं, कहीं और शरण ले लें। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो लोग पेड़ के नीचे हैं वो भी कहीं और रहें, पेड़ के नीचे ना रहें, अपने आप को बचाएं और अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो प्रशासनिक टीम से संपर्क साधें। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो प्रशासन के निर्देशों का पालन करिए, सुरक्षित रहिए। यास तूफान आया है, चला जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।